नमस्कार। राम गुलाम राय यूट्यूब चैनल पर मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने जाना कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यह बताता है कि अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बनने वाले बंधनों के परिणाम स्वरूप होती है। इसको उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि तथा प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी पुकारा। आज हम उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। हमने बताया था कि थार्नडाइक महोदय ने बिल्ली, कुत्ता, मछली, यहाँ तक कि मानव बालक और मानव वयस्क इन सब पर प्रयोग किया। वनमानुष पे भी प्रयोग करने की उनकी जिज्ञासा थी, किंतु व्ययसाध्य होने के कारण उन्होंने उसे अपने प्रयोग का अंग नहीं बनाया। इनका बिल्ली पर किया गया प्रयोग सबसे अधिक चर्चित है, तो आज हम उसी प्रयोग को जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में इस तरह बंद किया था कि वह वहां से बाहर न निकल सके। इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए इसमें एक सिटकिनी या लीवर आप कह सकते हैं, एक खटका था जिसको दबाने से इस पिंजरे का दरवाजा खुल जाता और बिल्ली बाहर आ सकती थी। क्योंकि बिल्ली भूखी थी और उसके समक्ष एक पात्र में भोजन के रूप में मछली परोसकर रखी गई थी। ये मछली स्टिमुलस या उद्दीपक का कार्य कर रही थी। भूखे व्यक्ति के सामने स्वादिष्ट भोजन होना कहीं न कहीं से उसको क्रियाशील बनाने के लिए पर्याप्त था। फलस्वरूप ये बिल्ली जो भूखी थी वो इस उद्दीपक अर्थात भोजन की प्राप्ति के लिए यहाँ पर अनेक प्रयास करने लगी। उन प्रयासों में वह इनके बीच जो सलाखें थी उनके बीच से निकलने की असफल कोशिश करती, इसमें उछल कूद मचाती, थक हार के बैठ जाती। फिर वो खाना उसे आकर्षित करता और अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए ये बिल्ली फिर से अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगती। उन प्रतिक्रियाओं में जैसे कि प्रथम प्रतिक्रिया या प्रथम अनुक्रिया उसकी है बिल्ली के द्वारा पिंजरे में उछल कूद मचाना। स्वाभाविक तौर पे अपने भोजन को देखने के बाद वो यहाँ पे उछल कूद मचाएगी। दूसरी प्रतिक्रिया के रूप में मान सकते हैं पिंजरे की सलाखों को हिलाना। वो कोशिश करती है कि इन सलाखों को मैं हटा सकती हूँ और मैं बीच से निकल सकती हूँ, या देखते हैं मैं हटा भले न पावे लेकिन बीच से निकलने की कोशिश तो कर सकते हैं। अगले प्रयास में वो सलाखों के बीच से निकलने की असफल कोशिश करती है। वो चाहती है कि उन सलाखों के बीच से निकल जाए। इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास होता है कि लीवर उससे दब जाता है तथा वह बाहर आकर भोजन प्राप्त कर लेती है। जी हाँ, ये शिटकिनी, ये लीवर जिसको दबाने से इसका दरवाजा खुल सकता है, उसकी एक कोशिश में वो ये खटका दबा देती है और देखती है दरवाजा खुल जाता है, वो बाहर आकर भोजन कर लेती है। थार्नडाइक महोदय ने पुनः अगले प्रयास के लिए बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। वो बिल्ली भूखी थी तो उसने अपनी तृप्ति कर ली, लेकिन दूसरे प्रयास में जब बंद किया गया तो उसे भूखे होने का इंतजार करना पड़ा और जब वो भूखी हुई तो पुनः उसने अपनी अनुक्रियाएं देनी आरंभ की। थार्नडाइक ने देखा कि वह पिछली बार की तुलना में इस बार अवांछित एवं अमूल्यवान हरकतें जैसे कि उछल कूद मचाना, सलाखों को हिलाना, इनकी संख्या कम कर देती है और एक दो असफल प्रयासों के बाद सीधे लीवर उससे दबता है और वो बाहर जाकर भोजन प्राप्त कर लेती है। फिर अगले प्रयास के लिए उन्होंने बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और तब वो देखते हैं कि बिल्ली इन विभिन्न अनुक्रियाओं को छोड़कर जो मूल अनुक्रिया है, जो उसके लिए संतोषजनक अनुक्रिया है, बात की गई थी संतोषजनक अनुक्रिया की, उसके लिए जो संतोषजनक अनुक्रिया है उसको संपादित करके सीधे भोजन खटके को दबा के आके बाहर सीधे भोजन प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार कुछ प्रयासों बाद उन्होंने ये पाया कि स्टिमुलस अर्थात भोजन और रिस्पॉन्स अर्थात
ये जो संतोषजनक अनुक्रिया है, लीवर को दबाना तथा बाहर आकर भोजन प्राप्त करना, इन दोनों के बीच एक तरह का बंधन बन जाता है और इस प्रकार बने बंधनों को ही उन्होंने अधिगम की संज्ञा दी। ठीक, जो स्टिमुलस है अर्थात भोजन है और रिस्पांस अर्थात जो संतोषजनक अनुक्रिया है, संतोषजनक प्रतिक्रिया है, उसकी लीवर को दबाना तथा बाहर आकर भोजन प्राप्त कर लेना, उद्दीपक एवं संतोषजनक अनुक्रिया के बीच बंधन का बन जाना, यही अधिगम है। अपने प्रयोग के द्वारा ये ईएल थार्डनाइक महोदय ने प्रमाणित किया। इसके बाद अब हम जल्दी जल्दी में इसके सैद्धांतिक बिंदुओं की चर्चा कर लें। सैद्धांतिक बिंदु जो इस सिद्धांत से संबंधित प्रमुख बिंदु हैं वो ये है कि अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि सम्मिलित होती है, ऐसा ईएल थार्डनाइक महोदय ने माना। अधिगम बंधनों में बंधने का परिणाम है, ये थार्डनाइक महोदय का विचार था। अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है, अर्थात उन्होंने ये माना कि अधिगम जो है वो एकाएक सूझ उत्पन्न होने से नहीं होती है, बल्कि यह धीरे धीरे और छोटे छोटे चरणबद्ध कदमों से आगे बढ़ती है। आगे इन्होंने ये भी बताया कि अधिगम संज्ञान आधारित न होकर उत्तरोत्तर होता है, अर्थात संज्ञान, मस्तिष्क में सूचनाओं का जो संग्रह है उसी को हम संज्ञान कहते हैं। तो उन्होंने ये भी माना कि वो संज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है। अब इसकी उपयोगिता की हम बात कर लेते हैं। इस सिद्धांत की क्या शैक्षिक उपयोगिताएं हैं